हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब से कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी बच्चों। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिसमें दो माध्यम थे, एक तो कांच था और एक वायु था। यानी कांच का जो स्लैब था, टुकड़ा था, वो कहाँ रखा हुआ था? वायु में रखा हुआ था। क्लियर है? ठीक है, वायु में रखा हुआ था। लेकिन आज जो माध्यम है वो दो नहीं बल्कि तीन होंगे। कौन कौन से? ठीक है, तो देख लीजिए यहां पे। तो हेडिंग लगा लेते हैं कि जब तीन माध्यम हो। कितने माध्यम हो? पिछली बार दो माध्यम लिया था, वायु और कांच। ठीक है, अब यहां पे बात कर रहे हैं कि तीन माध्यम। कितने माध्यम? के लिए अपवर्तनांक। तीन माध्यम के लिए अपवर्तनांक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तीन माध्यम के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, तीन माध्यम के लिए अपवर्तनांक। अच्छा, तीन माध्यम के लिए क्या क्या अपवर्तनांक है, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या क्लियर है? ठीक, देखिए पहली बात तो ये है बच्चों कि सबसे पहले हम तीन माध्यम कौन कौन से ले रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। ठीक है, तीन माध्यम में, तीन माध्यम में बच्चों क्या क्या है, ये थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि पहले माध्यम में, क्लियर है, पहले माध्यम में प्यारे बच्चों हमने जल ले रखा है। क्या ले रखा है? जल। ठीक है, पहले माध्यम में जल है, तो देखिए जल बना लेते हैं भैया, जल बना लीजिए। कहां से जल बनेगा? ठीक, तो ये वाला जो माध्यम है ये किसका है? जल का है। हाँ, ये हमने वाटर बना दिया यहां पे। हाँ, चलिए, ये है पहला, ये जो है माध्यम ये है वाटर। ठीक है, और ये ग्लास है। क्या है बच्चों? ग्लास स्लैब है। ठीक, हाँ ये ग्लास है। तो ये रहा वाटर और ये रहा ग्लास। और पहला जो माध्यम है, ये पहला माध्यम ये है एयर। ठीक, और दूसरा वाला क्या है? वाटर। तीसरा क्या है? ग्लास। ठीक, सही है, चलिए बढ़िया है। हम्म, तो यहां से ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या है कि वायु से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। देखिए वायु, जल और कांच, तीन माध्यम हैं। तीन माध्यम, कितने माध्यम? तीन माध्यम। ठीक है, इनके लिए अपवर्तनांक में क्या संबंध है, क्या फार्मूला अपवर्तनांक का, हम उसे यहां पे प्रूफ करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। और यहां पे सबसे पहले हम खींच लेते हैं, देखिए नॉर्मल। क्या खींचेंगे? नॉर्मल। एक मिनट। ठीक, नॉर्मल बनाइए भाई, नॉर्मल बनाइए। हम्म, ये रहा नॉर्मल। ठीक, अब किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, कुछ इस तरीके से आ रही हैं। ठीक, ठीक, यहां पे मैं बना रहा हूं, उसको ध्यान देना।
एक मिनट, चलिए मैं इसी की हेल्प ले रहा हूं। ठीक, देखिए ये किरण आ रही है, ठीक। अब प्यारे बच्चों ये क्या होगा कि ये आज जो रही है किरण, ये आ रही है एयर से और जा कहां रही है, वाटर में। हाँ, वायु से जल में जा रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वायु और जल इन दोनों में विरल कौन है और सघन कौन है। ठीक है, तो आपको पता है कि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। तो ये अभिलंब, ये जो हमने खींचा ये क्या है बच्चों, अभिलंब है। तो ये किरण जो है, ये किरण अभिलंब की तरफ, किसकी तरफ, हाँ अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। ठीक है, हाँ अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। देखिए इसको जाना ऐसे था प्यारे बच्चों, इसको जाना ऐसे था, यहां पे आपको मैं बता रहा हूं। देखिए एक मिनट, इसको जाना ऐसे था। हम्म, इसको ऐसे जाना था प्यारे बच्चों, लेकिन ऐसे नहीं गई, बल्कि क्या है, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। आवाज आ रही है, चलिए बढ़िया। अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। अब क्या है कि अब यहां पे अब यहां पे हमें एक और अभिलंब बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण अब जल और कांच के बाउंड्री पर क्या हो गई है, पहुंच गई है। अब यहां से जल से जाना चाहती है किसमें, कांच में। तो फिर हमें एक अभिलंब बनाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने फिर एक क्या बना दिया, अभिलंब बना दिया। ठीक है, अब देखिए, अब किरण को प्यारे बच्चों यहां पे ध्यान देना आप लोग। ठीक है, देखिए अब यहां पे किरण को ऐसे जाना चाहिए, ठीक, लेकिन ऐसे न जाकर के, ऐसे न जाकर के ये क्या हुई, अभिलंब की तरफ और झुक गई। क्यों अभिलंब की तरफ और झुकी, इसलिए क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। ठीक है, देखिए ये तो जल विरल होगा किसकी उपेक्षा, कांच की उपेक्षा, और ये जल सघन होगा किसकी उपेक्षा, वायु की उपेक्षा। ठीक है, क्लियर है, चलिए बढ़िया। अब यहां पे अब ये प्रकाश की किरण पहुंच गई है कांच के और वायु के बाउंड्री पर, क्योंकि यह इधर भी क्या है, ये क्या है बच्चों, वायु ही है। ठीक है, समझ में आई बात, ये रखा हुआ है पूरा सिस्टम वायु में। ठीक है, तो अब ये बाउंड्री पर पहुंच गई है, तो हमें एक और अभिलंब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए एक और अभिलंब यहां पे क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण अब ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित होगी, क्योंकि अब यहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो ही रहा है। यहां तीनों जगह प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रही है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये प्रकाश की किरण, ये जो आप प्रकाश की किरण देख रहे हैं, ये इस बार प्यारे बच्चों अपने मार्ग से क्या हो गई, मतलब अपने मार्ग से विचलित तो हो ही रही है, लेकिन इस बार अभिलंब से दूर हट गई। इस बार अभिलंब से क्या हो गई है, दूर हट गई है। ठीक है, तो ये जो आ रही है ये तो है प्रकाश की किरण। ये क्या है बच्चों, हाँ ये है प्रकाश की किरण। ऐसे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आ रही है, ठीक, और यहां पे ऐसे चली गई। क्लियर है, ठीक। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो यहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ए पॉइंट पर, फिर कहां पे हो रहा है बच्चों, बी पॉइंट पर, फिर कहां हो रहा है, सी पॉइंट पर। ठीक है, समझ में आई बात, ए और बी और सी, ये तीन, हाँ ये तीन पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिए। एक बार फिर से इसे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, अरे अब यहां पे ध्यान देना।
क्या है कि प्रकाश की किरण आ रही है वायु से और जल में जा रही है। तो देखिए यहां से वायु से आ रही है और बच्चों जल में जा रही है, तो ये जो हमने अभिलंब बना रखा है ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुकेगी? क्योंकि प्रकाश आ रहा है वायु से और जल में जा रहा है, तो वायु विरल है और जल सघन है। और हमने पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में प्रवेश करती हैं तो वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। अभिलंब की तरफ क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगी। तो देखिए एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ बेंड हो गई है। किसकी तरफ? अभिलंब की तरफ। ठीक है, अब ये किरण पहुंची कहां पे? ये पहुंची बाउंड्री पर। किसके बाउंड्री पर? ये बाउंड्री है बच्चों, ये बाउंड्री है किसकी? हाँ, ये है बाउंड्री किसकी? वाटर और किसकी? ग्लास की। वाटर और ग्लास। ठीक है, जल और कांच की ये क्या है? बाउंड्री है। अब जब ये प्रकाश की किरण इस बाउंड्री पर पहुंची है तो यानी कि अब ये जल से कांच में प्रवेश करना चाहती है, जल से कांच में, तो हमें फिर एक अभिलंब खींचने की यानी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने एक और अभिलंब यहां पर बना दिया। सही है, एक और अभिलंब हमने यहां पे क्या कर दिया बच्चों? बना दिया। ठीक है, बढ़िया। अब यहां से प्रकाश की किरण देखिए फिर अब क्या हुआ कि अभिलंब की ओर झुक गई। फिर अभिलंब की ओर क्यों झुकी? क्योंकि अब माध्यम चेंज हो रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां पर वाटर जो है ये क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। विरल माध्यम हो गया किसके उपेक्षा? इस ग्लास के उपेक्षा। लेकिन समझ में आई बात? हाँ, ये किनके उपेक्षा? जब बात होगी वाटर और ग्लास की तब ये रेयर होगा और ग्लास डेंसर होगा। और जब बात होगी किसकी? वाटर और एयर की, तो वाटर यहां पर क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। और एयर क्या हो जाएगा? ये रेयर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, ध्यान देना कि ये जो विरल माध्यम है, वायु तो विरल माध्यम इस दोनों की उपेक्षा है, लेकिन वायु और जल में तुलना करेंगे तो जल सघन होगा। जल क्या होगा? सघन होगा। लेकिन जल यहां पे रेयर मीडियम है। किसके सापेक्ष? हाँ, कांच के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। हाँ, इतना क्या रखना, ख्याल रखना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्या बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। अब ये प्रकाश की किरण कहां पे पहुंच गई? अंतिम बिंदु सी पर पहुंच गई है। ठीक है, अब ये सी जो देखा जाए तो ये एक तरीके की क्या है? ये इस सतह पर स्थित है। ठीक है, जो कांच की आखिरी सतह है, आखिरी पृष्ठ है। यहीं से अब क्या हो जाएगा? ये वायु में प्रवेश करेगा प्रकाश। तो देखिए जब प्रकाश अब यहां पे आ रहा है तो ये देखा जाए तो ग्लास से एयर में जाना चाहता है, यानी कांच से वायु में जाना चाहता है। तो कांच से वायु में जब जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगा, क्योंकि अब उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? ध्यान देना। अब सघन से विरल में अब ये हो गया सघन और वायु हो गया विरल। अब प्रकाश की किरण सघन से जब विरल में जाएगी बच्चों, सघन से जब विरल में जाएगी तो आपको पता है ना, जब सघन से विरल में जाएगी तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहां पे अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। अभिलंब से दूर हो गई, अभिलंब से अवे चली गई। ठीक, बहुत बढ़िया। इतना समझ में आया क्या? चलिए अब हम बात करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं कि ये वाला जो कोड है, बच्चों, इस कोड को नाम दे दीजिए आई। इसको कहते हैं आपतन कोड। और यहां पे जो कोड बन रहा है इसको आप नाम दे दीजिए R1। क्या नाम देंगे? R1। ठीक है, दिख रहा है? चलिए ठीक है, ये वाला कोड देखा जाए तो एकांतर से, किससे बच्चों? एकांतर से ये भी क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये वाला जो कोड बन रहा है इसका नाम दे दीजिए R2। और एकांतर से ये वाला भी कोड क्या हो जाएगा? R2। ठीक है, और ये जो कोड है ये निर्गत किरण बना रही है कोड, ये वाला, तो इसको आप ई से लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आई बात? किससे लिख देंगे? ई से। ई क्या है? निर्गत कोड है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम इन तीनों बिंदुओं पर हम क्या लगाना चाहते हैं? स्नेल का नियम। किसका नियम बच्चों? हाँ, स्नेल का नियम हम इन तीनों बिंदुओं पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे? ध्यान देना।
यहां पे कहेंगे कि स्नेल के नियम से, किसके नियम से? हाँ, स्नेल के नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट ये नियम है। पहला तो आप कहां पे स्नेल का नियम लगा रहे हैं? हाँ, बिंदु ए पर। कहां पर? हाँ, बिंदु ए पर। बिंदु ए पर स्नेल का नियम आप लगा रहे हैं बिंदु ए पर। बिंदु ए पर स्नेल का नियम। तो बिंदु ए यही है ना? क्लियर दिख रहा है? चलिए ठीक है, बढ़िया। तो बिंदु ए यही है, तो यहीं पे हमें स्नेल का नियम लगाना है। तो स्नेल का नियम कहता है कि बच्चों, आपतन कोण की जगह, आपतन कोण यहाँ पे आई है, तो आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह, अपवर्तन कोण क्या है यहाँ पे? R1, इनकी जगह का जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक के तो बराबर होगा, लेकिन अपवर्तनांक किनके किनके सापेक्ष देख रहे हैं? एयर के सापेक्ष जल। देखिए, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे कैसे? तो देखिए, वायु से प्रकाश की किरण कहां जा रही है बच्चों? जल में जा रही है। वायु से कहां जा रही है? जल में। ठीक है, तो इसलिए जहां देखिए, जहां से किरण आती है उसके सापेक्ष बोला जाता है। जहां से किरण आती है उसके सापेक्ष। तो वायु से किरण आ रही है और जिसमें जा रही है उसका अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का, जल को वाटर बोलते हैं, W से लिखेंगे, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, यहां पर हमने स्नेल का नियम लगाया और इसे बोला समीकरण 1। इसे क्या बोल दिया हमने? समीकरण 1 बोल दिया। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं बच्चों बिंदु बी पर। कहां पर? हाँ, बिंदु बी पर भी हमें क्या लगाना है? स्नेल का नियम लगाना है। तो बिंदु बी पर आ जाइए, यहां पे स्नेल का नियम लगाएंगे। तो देखिए, यहां पे जब स्नेल का नियम लगाएंगे तो यहां पे कोण क्या है? R1 है। ठीक है, R1 लिख लिया। और बटे में ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण बच्चों, ये कोण है R2, तो यहाँ पे साइन R2। और यहाँ पे अपवर्तनांक के क्या होगा? बराबर होगा, लेकिन किसके सापेक्ष? तो देखना, बी पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जल से प्रकाश कांच में जा रही है। ठीक है, प्रवेश कर रही है। तो जल से प्रवेश कर रही है कांच में, तो जिस जहां से आ रही है उसके सापेक्ष बोलेंगे, अभी हमने बताया। ठीक है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहां पे लिखेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और इसको क्या बोल रहे हैं? समीकरण 2। क्या बोलेंगे? समीकरण 2। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात, उम्मीद है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कहां पर? बिंदु सी पर बात करेंगे। कहां पर बच्चों? हाँ, बिंदु सी पर। तो जब आप बिंदु सी पर चलते हैं, बिंदु सी पर जब आप चलेंगे, ठीक है, तो यहां पर भी स्नेल का नियम लगाएंगे। तो ये स्नेल का नियम हो जाएगा। यहाँ पे कितना कोण है? R2। ठीक है, R2 लिख लिया, साइन R2 हो गया। और यहाँ पे जो कोण है, निर्गत कोण, वो क्या है? E है। चलिए, और ये भी किसके बराबर होगा? अपवर्तनांक के। तो अब देखना प्रकाश की किरण कहां से कहां जा रही है? कांच से जा रही है वायु में। कांच से जब प्रकाश की किरण वायु में जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है, कांच से जब किस में जाएगी? हाँ, वायु में जब प्रवेश करेगी तो क्या होगा कि कांच से आ रही है तो कांच के सापेक्ष वायु में जा रही है, तो वायु का अपवर्तनांक। तो इसको बोलेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसको बोल देंगे समीकरण 3। क्या बोलेंगे? समीकरण 3। क्या क्लियर है? समझ में आ रही है बात? चलिए, ठीक। अब बच्चों, अब ध्यान देना, ठीक है। तो हमने क्या बना लिया? समीकरण 1 प्राप्त किया, 2 प्राप्त किया और समीकरण 3। समीकरण 1, 2 और 3, ठीक है। अब इन समीकरण 1, 2, 3 का आपस में हम क्या कर दें? गुणा कर दें। तो यहां पे कहेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 का क्या करने पर? गुणा करने पर। समीकरण 1, 2, 3 का आपस में गुणा करने पर। तो जब आप आपस में इनका गुणा कर देंगे बच्चों, आपस में जब गुणा कर देंगे तो देखना, ध्यान देना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड के साथ गुणा होगा और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ क्या होगा? गुणा होगा। क्लियर है? क्या क्लियर है? इतनी बात मेरी समझ में आई आप सभी लोगों को? बोलिए, सही है?
चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आपस में गुणा करते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ध्यान देना कि साइन आई अपान में साइन R1 और गुणे में क्या है साइन R1 अपान में साइन R2 और फिर गुणे में क्या है साइन R2 अपान में साइन E। और ये सब बराबर हैं। ये सब किसके बराबर हैं बच्चों, इनका गुणा कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। अब इनका आपस में गुणा करना है, ये शेष रह गया है। तो चलिए बराबर करके इनका भी आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक गुणे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और गुणे में कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, सही हमने लिखा, कहीं गलत तो नहीं है। चलिए ठीक है, बढ़िया, इतना समझ में आई बात आपको, क्लियर है। ठीक, अब यहां से बच्चों, यहां से अगर देखा जाए तो साइन आई से ये साइन R1 से साइन R1 कट गया, यहां पे साइन R2 से साइन R2 कैंसिल हो गया। तो इधर बचा क्या, इधर बचा बच्चों साइन आई अपान में साइन E। और इधर क्या है, इधर है एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक और वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक। ये है, क्लियर दिख रहा है सबको। चलिए ठीक, और यहां पे बच्चों हम जानते हैं कि, ध्यान देना, हाँ आप क्या जान रहे हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो निर्गत कोण होता है, जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण के ही बराबर होता है। ठीक है, हाँ, जो निर्गत कोण होता है वो आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका उपयोग यहां पे कर ले अगर, तो साइन आई अपान में ये जो साइन ई लिखा हुआ है, कोण ई है, इसको क्या मान ले, कोण आई कह सकते हैं, क्योंकि निर्गत कोण आपतन कोण के क्या होता है, बराबर। और इधर एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक और वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक और गुणे में ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ये दोनों कैंसिल हुए तो यहां पे 1 मिला। कितना मिला, हाँ 1 मिला। ठीक, यहां पे 1 मिल गया। तो जब प्यारे बच्चों 1 मिल गया तो ध्यान देना, ठीक है। तो यहां पे जब 1 मिल गया तो देखिए 1 बराबर लिख सकते हैं एयर के सापेक्ष वाटर और वाटर के सापेक्ष ग्लास और ग्लास के सापेक्ष एयर। इनके बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। ये जो कि फार्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों न्यूमेरिकल के लिए। किसके लिए, न्यूमेरिकल के लिए, हाँ न्यूमेरिकल के लिए ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत ही फार्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आपको क्लियर है, ये पूरा जो हमने समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये फार्मूला जो हमने प्रूफ किया, इस पे क्या होंगे कि प्रश्न जो हैं लगेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, उन सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि एक तरीके से देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा में भी क्या कर लेता है बच्चों, पूछ लेता है। ठीक है, जब 3 माध्यम हो तो उनके अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात। 2 माध्यम के लिए भी पूछता है, तो हमने करा रखा है पहले से ही। और स्नेल का नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।